नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगीर एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगीर होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको बार बार सांस लेने में दिक्कत आती है, आपको बार बार इनहेलर्स लेने पड़ते हैं, तो आपको ये जो शिकायत है यह आपको अस्थमा या जिसको कि बोलते हैं दमा, वह हो सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर अस्थमा क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या साइन और सिम्टम होते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कि ताकि आपको जो बार बार आप इनहेलर्स यूज़ कर रहे हैं, आपको बार बार आपको जो सांस लेने में परेशानी हो रही है, इससे आपको छुटकारा मिल सके। क्योंकि होम्योपैथी द्वारा आप अपने जो अस्थमा की जो तकलीफ होती है इसको आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अस्थमा जो होता है वो एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, यानी आपकी जब कोई भी तरह की आपको मान लीजिए कोई भी एलर्जेंस आपके सांस के द्वारा जब आपके फेफड़ों तक जाने की कोशिश करते हैं, जो सांस की नलियों में जब वो पहुंचते हैं, तो उसके कारण एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो आपकी सांस की नलियां होती है वो सांस की नलियां सिकुड़ जाती है, और जब ये सांस की नलियां सिकुड़ती है तो उसकी वजह से आपको सांस लेने में परेशानी आना शुरू हो जाती है। और यह जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन के दौरान जब आपको सांस लेने में दिक्कत आती है तो वहाँ पर एक सांस लेने पर एक सीटी की आवाज़ आती है, जिसको भी बोलते हैं व्हीजिंग साउंड्स। इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है तो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं अस्थमा। दोस्तों, अस्थमा को समझने के लिए आपको एक बार जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपके जो श्वसन तंत्र है उसको समझना जरूरी है, तभी आप अस्थमा को समझ पाएंगे। दोस्तों, आपने कभी पेड़ देखा है? पेड़ कैसे होता है कि एक बड़ा तना होता है, उसके बाद में उसकी धीरे धीरे दो ब्रांच आती है ऊपर, और उसके बाद उससे 2 से 3 होती है, 3 से 4 होती है, धीरे धीरे उसमें और ज़्यादा छोटी छोटी टहनियाँ बनना शुरू हो जाती है, और उस टहनियों से आगे उसके ऊपर पत्ते वगैरह जो होते हैं वो उनको लगे हुए होते हैं। दोस्तों, सिमिलरली आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो भी इसी तरह से होता है। आप जब नाक से आप सांस लेते हैं तो ये जो सांस होती है, आपकी जो हवा होती है, वह आपकी जो सांस नली होती है जिसको बोलते हैं ट्रेकिया में जाती है। इस ट्रेकिया से होते हुए वो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ के जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उसमें जाती है, जिसको कि जो ट्रेकिया होती है जो डिवाइड होती है उसको बोलते हैं ब्रोंकस। इसी तरह से जो ब्रोंकोस होती है वो और आगे जाके डिवाइड होती है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो होती है और छोटी छोटी नलियों में और डिवाइड होना शुरू हो जाती है अपनी तरफ के फेफड़ों में, जिसको भी बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और यह जो ब्रोंक्यूल्स होती है वह आगे जाकर जो एल्वियोली बोलते हैं, जिसको कि जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम को आप देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, यह जो एल्वियोलाई होती है, उस एल्वियोलाई में आपकी जो गैसेस का जो होता है वो एक्सचेंज होता है, यानी आपने जो सांस ली है उस सांस के साथ में जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वियोलाई के थ्रू आपके जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो चली जाती है, और जो आपके ब्लड होता है उस ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह आपकी सांस में छोड़ दी जाती है, और वह सांस के साथ में आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। यह एक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब आपको किसी तरह की आपको कोई एलर्जी होती है, या मान लीजिए कोई मौसम चेंज हुआ है, या आपको अगर जुकाम खांसी हुआ है, या और भी कोई भी कारण है जिसके कारण अगर आपको सांस की नलियों में सिकुड़न हुई है, और उसकी वजह से आपको सांस की नलियों में सिकुड़न के कारण, और उसके साथ साथ कभी कभी आपको वहाँ पे कफ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस बन जाता है सांस की नलियों में, तो इसी कंडीशन के कारण आप जब आपको सांस लेने में दिक्कत आना शुरू होती है तो यह कंडीशन जो होती है वो अस्थमा में डेवलप हो जाती है, या वही कंडीशन को बोलते हैं अस्थमा। दोस्तों, अस्थमा यह तो आपने समझ लिया कि अस्थमा क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा आखिर उसके होने के क्या क्या सिम्टम होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ये कहीं अस्थमा तो नहीं है। आप इसमें जो सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो होता है आपको सांस लेने में आपको परेशानी आना, और सांस के साथ में आपको एक व्हीजिंग साउंड आना, यानी एक सीटी की आवाज़ आना। जैसे आप सांस लेंगे, सांस लेने पे ऐसा लगेगा एक तो सांस लेने में परेशानी आ रही है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, और उसके साथ साथ सांस लेने के साथ में आपको एक अलग ही सांस के साथ में सीटी की जो आवाज़ आती है, यह एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि आपको सांस में दिक्कत आ रही है और आपको अस्थमा है। इसके साथ में जो एक और जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो होगा आपको आपकी जो चेस्ट पे आपको कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा जकड़न सी महसूस हो रही है, यहाँ पे आपको भार सा महसूस होगा, क्योंकि आपको जब सांस नहीं आ रही है तो उसके कारण यहाँ पे आपको कंजेशन फील होना शुरू हो जाता है, दबाव सा महसूस होता है। यह भी सिम्टम इंडिकेट करता है कि आपको जो सिम्टम है वो अस्थमा के सिम्टम है, आपको अस्थमेटिक अटैक है। इसके साथ साथ आपको जब कभी भी मौसम चेंज होता है, मान लीजिए आपको अभी गर्मियों से बारिश शुरू हुई है, तो ये जो मौसम में ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता या जिसको बोलते हैं मॉइस्चर बढ़ती है, तो उसकी वजह से भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, वो डेवलप होती है, सांस में दिक्कत आती है। और उसके साथ साथ अगर आपको जैसे ठंड का मौसम आया, सर्दियाँ हुई, तो सर्दियों की वजह से भी कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी आना शुरू हो जाती है।
तो यह भी एक इंडिकेशन होता है अस्थमैटिक प्रॉब्लम का। अगर आपको धूल मिट्टी में जाते हैं, आपको थोड़ा सा पॉल्यूशन है, अगर पॉल्यूशन के कारण भी आप मान लीजिए घर में आपने डस्टिंग की है, तो डस्टिंग की वजह से जो डस्ट आपके जब सांस के साथ में आपके फेफड़ों तक जाती है, तो या आपकी सांस की नलियों में जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको सांस की नलियों में सिकुड़न हो जाती है। उसके कारण भी अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो यह भी प्रॉब्लम है जो वो इंडिकेट करती है कि आपको अस्थमा हो सकता है। दोस्तों, जिन लोगों में बहुत ज़्यादा मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होने के साथ साथ उनको जुकाम खांसी होता है, तो उसके कारण भी उनको कुछ लोगों में उनको सांस में परेशानी आना शुरू हो जाती है। ये सारे जो भी सिम्टम होते हैं, ये सारे सिम्टम इंडिकेट करते हैं कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, ये हो गए इसके सिम्टम। अब हम बात करते हैं इसके कारण की, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से आपको अस्थमैटिक अटैक आ सकता है। तो इसमें सबसे पहला और जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है जेनेटिक, यानी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में दोस्तों अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, यानी अगर आपके माता पिता में अगर आपको है इस तरह की समस्या, तो हो सकता है फ्यूचर में आगे जाकर आपको भी अस्थमा की दिक्कत आ जाए या आपको भी सांस लेने में परेशानी आ जाए। जेनेटिक फैक्टर जो होता है बहुत बड़ा इसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगला जो इसमें एक बड़ा कारण होता है वो होता है फ्रीक्वेंटली जुकाम खांसी होना है, जिसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस हो जाना, बार बार जिनको जुकाम लगता है, उन लोगों में भी आगे जाकर उनको अस्थमा की शिकायत होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ के आपके आसपास में कुछ इंडस्ट्री है, जहाँ से या फिर आप अगर ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर कुछ केमिकल एक्सपोजर होता रहता है, जहाँ से भी आपको उन चीज़ों से जब धीरे धीरे एलर्जी होना शुरू हो जाती है, तो उस पॉल्यूशन के कारण और जो केमिकल एक्सपोजर की वजह से भी आपको अस्थमा की जो शिकायत होती है वो डेवलप हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपको मौसम चेंज होने से आपको प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए जैसा मैंने आपको बताया था कि बारिश का मौसम शुरू हुआ, एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी मॉइस्चर या नमी जब बढ़ जाती है, उसके कारण भी कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपको पोलन ग्रेन से एलर्जी है, तो पोलन ग्रेन से जो एलर्जी होती है उसकी वजह से भी आपको अस्थमा की शिकायत हो सकती है। कुछ लोगों को पर्टिकुलर स्मेल से एलर्जी होती है, उसकी वजह से भी उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर आपको रिफ्लक्स डिजीज है, यानी अगर आपको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, आप जब आपने खाना खाया तो खाना खाने के बाद में कुछ समय बाद अगर आपको खाना वापस रिफ्लक्स होता है, खाना ऊपर की तरफ आता है आपको भोजन नली में, तो उसके कारण भी कुछ लोगों को आपको अस्थमा की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपके घर में पेट है, पालतू जानवर है कोई, उनके बालों की वजह से या डस्ट माइट की वजह से, या घर में आप डस्टिंग करते हैं, डस्टिंग के कारण भी आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कभी स्किन डिजीज रही है और स्किन डिजीज को आपने ढंग से ट्रीट नहीं किया, उसको स्किन डिजीज को दबा देते हैं और उसकी वजह से भी कुछ लोगों में अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको पर्टिकुलर किसी मौसम से एलर्जी है, ठंड में अगर आपको कुछ लोगों को एलर्जी की शिकायत हो सकती है, इस तरह की उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ साथ बारिश में कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, या इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। इसके अलावा अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज के कारण, यानी अगर वो फिजिकल एक्टिविटी कुछ करते हैं तो उसके कारण भी उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है उनको, और वो कुछ समय तक उनको प्रॉब्लम रहती है और धीरे धीरे उनको वापस वो रिलैक्स हो जाते हैं। यानी अगर आप कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं या आपको थोड़ी बहुत रनिंग करते हैं, तो ऐसा कुछ अगर फिजिकल वर्कआउट अगर आप करते हैं तो उसके कारण भी कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगर हम बात करें जिसके क्लासिफिकेशन की, तो इसमें जो इसका कुछ इसकी जो अटैक्स होते हैं, आपको वीक में कितनी बार आते हैं, अगर आपको और नाइट्स में आपको कितने आपको इसमें महीने में आपको कितनी बार आपको नाइट में इसकी अटैक्स आए अस्थमा के, उसके भी यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन किया है। इसको 4 भागों में, 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। दोस्तों, अस्थमा जो होता है वो नॉर्मल से लेकर काफ़ी सीवियर तक भी इसमें हो सकता है। नॉर्मली अगर अस्थमा होता है तो वो आपकी डेली रूटीन लाइफ को आपको वो परेशान नहीं करता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लंबे समय से अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको कभी कभी ऐसा सीवियर अस्थमेटिक अटैक आता है कि उनको इनहेलर्स भी उन पर काम नहीं करते हैं। वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, और इस जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में आपको तुरंत आपको मेडिकल हेल्प की आपको ज़रूरत होती है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं स्टेटस एस्थमेटिकस। ऐसी जो अगर आपको सिचुएशन आई है तो तुरंत आपको अपने आसपास के जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो इसमें जो सबसे पहला इसका जो टाइप होता है वो होता है इंटरमिटेंट टाइप का जो अस्थमा होता है वो एक नॉर्मल फॉर्म होती है इसकी, वह ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, वह आपकी जो रूटीन लाइफ होती है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है।
जो इंटरमीडिएट टाइप जो होता है उसके अंदर आपको वीक के अंदर 2 या 2 से कम आपको अस्थमैटिक अटैक आ सकते हैं। और अगर नाइट की बात करें तो नाइट में आपको 1 महीने में 2 या 2 से कम अगर आपको अटैक आते हैं अस्थमा के, तो वह एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अगली जो कंडीशन होती है माइल्ड परसिस्टेंट होती है। माइल्ड परसिस्टेंट ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जब आपको वीक में लगभग आपको 2 बार से ज़्यादा अगर आपको अटैक्स आते हैं अस्थमा के, और अगर महीने में अगर नाइट्स के अगर अटैक्स की बात करें तो वह जो होते हैं वो 3 से 4 बार आपको नाइट्स के आपको अटैक्स आते हैं, तो उसको बोलते हैं माइल्ड परसिस्टेंट। उसके बाद में जो कंडीशन होती है वो होती है आपको मॉडरेट परसिस्टेंट। मॉडरेट परसिस्टेंट में क्या होता है दोस्तों कि आपको डेली इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, डेली प्रॉब्लम होगी आपको। और उसके साथ साथ अगर नाइट्स की बात करें तो नाइट्स में आपको हर वीक में 1 बार से ज़्यादा आपको नाइट में अगर आपको अस्थमैटिक अटैक आता है तो उसको बोलते हैं मॉडरेट परसिस्टेंट। इसके बाद में जो अगली कंडीशन होती है वो होती है सीवियर परसिस्टेंट। इस कंडीशन में आपको डेली आपको अस्थमा की प्रॉब्लम रहेगी आपको, और हो सकता है आपको हर रात को आपको अस्थमैटिक अटैक्स आए। यह कंडीशन काफ़ी सीवियर होती है। यह कंडीशन आपकी जो डेली रूटीन होता है उसको डिस्टर्ब करती है, आपकी लाइफ को ये बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करती है। दोस्तों यह हो गया इसके क्लासिफिकेशन की बात, इसके टाइप्स की बात। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की कि कैसे पहचानेंगे कहीं जो प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को वो अस्थमा तो नहीं है। इसके लिए सबसे पहले पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री जानी जाती है कि कहीं उनके परिवार में तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनके परिवार में उनके माता पिता को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कोई अगर वो इनहेलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो नेचुरल लाइफ में भी हो सकता है ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो अस्थमा हो। अगला जो होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके अंदर स्टेथोस्कोप लगा के उनकी जो उनकी ब्रीथ होती है, सांस होती है, उसको ढंग से उसको एग्जामिन किया जाता है कि कहीं उसमें कुछ व्हीजिंग साउंड्स वगैरह तो नहीं आती है। अगर इस तरह की उनमें व्हीजिंग साउंड्स आ रही है, सांस लेने में उनको दिक्कत आ रही है उसके साथ साथ, तो यह अस्थमा हो सकता है। एक और जो इसके लिए टेस्ट किया जाता है वो होता है स्पायरोमेट्री टेस्ट। स्पायरोमेट्री टेस्ट द्वारा भी बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि यह प्रॉब्लम जो हो रही है वह कहीं अस्थमा तो नहीं है। दोस्तों यह इसके कुछ सिंपल एग्जामिनेशन के लिए कुछ हमारे पास में टूल होते हैं जो कि करके या जिनको एग्जामिन करके हम लोग देख सकते हैं कि जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है वो अस्थमा तो नहीं है। दोस्तों अब अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट पार्ट की, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को अस्थमा है, लंबे समय से वो इनहेलर्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो एक बार होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी द्वारा आप अपनी अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है उसको आप पूरी तरीके से आप जड़ से उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में अस्थमा के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है। दोस्तों अस्थमा में आपको जो सबसे पहले कुछ प्रिकॉशन रखने वाले होते हैं वो होता है आपको बहुत ज़्यादा अगर ठंड से प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा ठंड से बचें, ठंडी चीज़ें नहीं खाएं, तली हुई चीज़ें और थोड़ी सी चिकनाहट वाली चीज़ें होती है वो आप नहीं लें तो आपके लिए बेहतर रहता है। ठंडा पानी भी नहीं पिएं तो भी आपके लिए ठीक रहता है, क्योंकि इसके द्वारा भी आपको अस्थमैटिक अटैक्स आ सकते हैं। आपको अगर डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट से बचें, पॉल्यूशन से बचें। अपने आप को अगर इस तरह से अगर बचाव करके चलते हैं तो आपको हो सकता है कि जो अस्थमैटिक अटैक्स आते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको काफ़ी कम किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। दोस्तों इसमें जो सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है वो होता है बेसिलिनम 200। बेसिलिनम 200 से आपको इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है और उसका आपको वीक में केवल 1 डोज लेना होता है। 3 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर आपको वीक में 1 बार लेना होता है, उसके बाद आपको अगले वीक आपको इसको रिपीट करना होता है। अगली जो मेडिसिन है जो कि मैं कहूँगा इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन है वो है इसकी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जीप पर दिन में 3 बार। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है और इसका जो अस्थमैटिक अटैक आता है वो उनको मिड नाइट में, रात के समय में ज़्यादा आता है, करीब करीब 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास। अगर ये मिड नाइट में इस तरह का अटैक आ रहा है तो यह आपका जो प्रॉब्लम है उसमें आपको आर्सेनिक एल्बम लेने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत जल्दी आपको आराम आता है। इसके साथ साथ आपको जो व्हीजिंग साउंड रहेगी, आपको सांस लेने में परेशानी के साथ साथ सीटी की आवाज़ आएगी, तो निश्चित तौर पर आपको आर्सेनिक एल्बम से आपको रिलीफ मिलेगा। अगली जो मेडिसिन है जिसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है वो होती है अरेलिया रेसिमोसा। अरेलिया रेसिमोसा 30 भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अरेलिया रेसिमोसा 30 को भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जीप पर दिन में 3 बार। अरेलिया रेसिमोसा का जो पेशेंट होता है जब वो रात को जब सोता है तो सोने के बाद में उसको पेशेंट को उसको सांस लेने में दिक्कत आती है और उसको अस्थमा की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। उसके साथ साथ उसको व्हीजिंग साउंड आती है, सफोकेशन होगा उसको। ऐसी जो कंडीशन होती है वहाँ पर अरेलिया रेसिमोसा बहुत अच्छा काम करती है। अगली जो मेडिसिन है वो है इसकी ब्लाटा ओरिएंटलिस। ब्लाटा ओरिएंटलिस को 2 तरीके से काम में लिया जाता है। अगर आपको एक्यूट आपको अस्थमैटिक अटैक आया है तो वहाँ पर आपको इसको ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर काम में लिया जाता है और इसको लेने का तरीका होता है मदर टिंचर को 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप पिया जाता है।
लेकिन अगर सीवियर फॉर्म का आपका अस्थमेटिक अटैक है तो आपको इसमें आपको फ्रीक्वेंटली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार यूज़ करें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगला जो इसमें पोटेंसी होती है वो काम में लेने वाली होती है, वो होती है ब्लाटा ओरिएंटलिस की 200 भी इसमें काम में ली जाती है। 200 जब आपका क्रोनिक केस हो गया है आपको, तो उस कंडीशन में आपको ब्लाटा ओरिएंटलिस 200 आपको लेने से आपको अच्छा फ़ायदा मिलता है और आपको जल्दी रिलीफ आता है, क्योंकि यह जो ब्लाटा होती है यह आपको अस्थमा की, मैं कहूँगा एज ए स्पेसिफिक मेडिसिन की तरह काम करती है। ब्लाटा का जो पेशेंट होगा उसको आपको 200 जो पोटेंसी आपको क्रोनिक कंडीशन अगर आप दे रहे हैं तो उसको आपको वीक में केवल आपको एक बार देते हैं, उसके बाद वापस आपको वीक में अगले आपको उसी दिन आपको, मान लीजिए आपने संडे को देते तो नेक्स्ट संडे को आपको इसको रिपीट करना होता है 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर। अगली जो इसमें एक जो सिम्टम देखने को मिलेगा ब्लाटा, वो होगा आपको रेनी सीजन में स्पेशली आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो अगर बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपको ब्लाटा बहुत अच्छा काम करती है। अगली जो मेडिसिन है इसकी वो है इसकी एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर। एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लंग्स के लिए एज ए टॉनिक की तरह काम करता है। और एस्पिडोस्पर्मा का जो मदर टिंचर है उसको लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ, उसको दिन में 3 बार पिया जाता है। तो आपके जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उसको मजबूती मिलती है। आपके फेफड़े जब मजबूत होंगे तो उनकी लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है और आपको अस्थमेटिक अटैक्स जो आ रहे हैं बार बार उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगली जो मेडिसिन है वो है इसकी एंटियम टार्ट 30। एंटियम टार्ट 30 भी अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती है, ये भी इसकी एक मुख्य दवा है। एंटियम टार्ट 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। एंटियम टार्ट जो पेशेंट होगा उसको अक्सर उनमें देखने को मिलेगा कि उनकी जो रेटलिंग साउंड बहुत ज़्यादा है, उनके सांस में उनको बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, ऐसा लगेगा उनके जो फेफड़े होते हैं, उनकी जो सांस नलियाँ हैं वो म्यूकस से भर गई है, उसमें खड़खड़ाहट की उनको बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, लेकिन उनका जो म्यूकस होता है जितनी आवाज़ है उतना निकलता नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा उनको म्यूकस निकलता है। उसके साथ साथ उनको सफोकेशन होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। इस तरह की जो कंडीशन है वहाँ पर एंटियम टार्ट 30 बहुत अच्छा काम करती है। एंटियम टार्ट के बाद में अगर ओल्ड एज पेशेंट की बात करें तो ओल्ड एज पेशेंट में 2 तरह की जो मेडिसिन होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। एक होती है कार्बोवेस 30 और दूसरी है सेनेका 30। कार्बोवेस 30 को भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार और सेनेका 30 को भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। यह दोनों मेडिसिन ओल्ड एज पेशेंट जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों वो है इपिकेक 30। इपिकेक 30 बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है कि इपिकेक 30 देने से बहुत जल्दी उनको आराम आता है। इपिकेक का जो पेशेंट होगा, इपिकेक पेशेंट में अक्सर देखने को मिलेगा कि उनको जो म्यूकस होती है उनके फेफड़ों में भर जाती है, वो कफ को निकाल नहीं पाते हैं। ऐसी कंडीशन में इपिकेक 30 बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों यह इसकी कुछ मुख्य मेडिसिन हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके एज पर सिम्टम, एज पर इंडिकेशन काम में ली जाती है, जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बहुत इसमें आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो हो सकता है आपको जो अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको आपको जड़ से ठीक हो जाए, आपको जो इनहेलर्स बार बार यूज़ करने पड़ते हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाए। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार होम्योपैथी जरूर लें। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क करके आप मेडिसिन लें, सेल्फ मेडिकेशन न करें तो आपके लिए बेहतर रहता है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाके आप उसको मेडिसिन लेते हैं तो आपको उसमें बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। वो आपकी प्रॉपर केस टेकिंग करके उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देंगे, आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे, तो आपको इसमें बेहतर फ़ायदा मिलेगा, बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन न करें, डॉक्टर से सलाह लेकर ही मेडिसिन लें। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी है जो कि मैंने आज आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आज आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद।